दोस्तों सभी को नमस्कार। आज की क्लास के अंदर आप सभी का स्वागत है। और दोस्तों आज जैसे कि मैंने आपको बताया है कि हम 6 क्लास की जो पोल साइंस की बुक है वो कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज की क्लास के अंदर जो शुरू करने जा रहे हैं हम ये 7th क्लास की ज्योग्राफी की बुक है। तो इससे हम जो फर्स्ट चैप्टर है वो शुरू करेंगे। ठीक है, तो आपने जो मेन चीज मैं बताऊं उनको थोड़े ध्यान से नोट कर लेना है, या आपके पास एनसीईआरटी की बुक हो तो उसको आप अंडरलाइन कर लेना। ठीक है, ठीक दोस्तों, ये चैप्टर है इन्वायरमेंट। ठीक, इस नाम से शायद ही कोई ऐसा होगा जो इन्वायरमेंट शब्द के बारे में नहीं जानता होगा, या जिसने पहले इसको कभी ना सुना होगा। तो इन्वायरमेंट हिंदी में हम इसको पर्यावरण कहते हैं। इन्वायरमेंट यानी पर्यावरण। अगर हिंदी के अंदर इसको हम तोड़ के दो शब्दों के अंदर देखते हैं तो हम ये कहते हैं परि प्लस आवरण, यानी हमारे चारों तरफ जो भी चीजें फैली हुई है उसको हम अपना पर्यावरण कहेंगे। अब आप ये देखिए, आप इस रूम में ही बैठे हो तो आप अपने आसपास जो चीजें देखोगे वो सारी चीजें आपके इन्वायरमेंट का पार्ट है। आप जब हम अपने आसपास देखते हैं तो आप ये देखना कि दो तरह की जो चीजें मिलेंगी आपको अपने आसपास, या तो वो मैन मेड होंगी या नेचर के द्वारा वो हमारे को दी गई होंगी। तो इससे आप जो रिजल्ट निकालोगे वो ये निकाला कि जो हमारा इन्वायरमेंट बनेगा वो दोनों चीजों का कॉम्बिनेशन होगा, मैन मेड का भी और नेचर के द्वारा हमारे को जो चीज दी गई है उनका भी। ठीक है, अब बात करते हैं जैसे हमारे पर्यावरण जीवन की जो बेसिक चीजें है ना, हम जिनके बगैर जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते। अगर आपसे ये पूछा जाए कि हमारे पर्यावरण में मेन कौन सी चीज है जिसके बगैर हम जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते या सोच भी नहीं सकते, आप ये देखने हमारे को सांस लेने के लिए क्या चाहिए? हवा चाहिए। ठीक है, हवा के बगैर हम उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते, एयर। उसके बाद आप पानी, पानी के बगैर कोई भी जीव जीवित नहीं रह सकता। और उसके बाद अगर मान लीजिए आपको एयर भी है, आपके पास वाटर भी है, लेकिन आपके पास खाने के लिए, आपके शरीर को एनर्जी देने के लिए भोजन नहीं है, तो कुछ दिनों के अंदर आपकी मृत्यु हो सकती है। तो जो फूड है वो भी इसका पार्ट होगा। ठीक है, अब आप ये देखना, अब जो हमारा इन्वायरमेंट है, अब जो नेचर ने जो चीजें दी थी वो हमारे को बिल्कुल फ्री दी, फ्री ऑफ कॉस्ट दी। उसके बाद हमने क्या किया, नेचर के द्वारा जो चीजें दी गई हैं उन्हीं का यूज करते हुए हमने दूसरी चीजें बनाना शुरू कर दिया। उसके बाद जो चीजें हमने नई चीजें बनाई उसमें से कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमारे इन्वायरमेंट को खत्म करती जा रही है। जैसे आदमी ने क्या किया, आदमी ने व्हीकल बनाए। ठीक है, अब जो जितने भी आप व्हीकल देखिए उनसे क्या निकलेगा, धुआं निकलता है जिसके अंदर जहरीली गैसें होंगी, और वो किसको डिस्ट्रॉय करता है? हमारे पर्यावरण को ही, हमारे इन्वायरमेंट को ही। दूसरा आप ये देखना, कुछ ऐसी हमारी एक्टिविटीज हैं, जैसे 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 पॉपुलेशन बढ़ती चली गई, पॉपुलेशन बढ़ती चली गई, तो पॉपुलेशन बढ़ने के साथ साथ हमने क्या किया, अपने जीवन के लिए जो भी जरूरत की चीजें हैं उनको पूरा करने के लिए हमने क्या करना शुरू कर दिया, हमारे आसपास जितने भी जंगल थे, क्योंकि जैसे जैसे आदमी की जनसंख्या हमारी बढ़ती चली जाएगी ना, तो आदमी की जरूरतें भी बढ़ती चली जाएंगी, और उन जरूरतों को पूरा करने के लिए हमारे को क्या करना पड़ेगा, जितने भी पेड़ हैं उनको काटना पड़ेगा। मान लीजिए मकान बनाने हैं तो मकान बना, आप यहाँ बैठ जाइए, मैंने फोकस नहीं हो पा रहा, यहाँ पे आ जाइए, इस साइड ही आ जाइए। देखो, आप ये देखना, जैसे भाई आपने मकान बनाना है तो मकान बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको पेड़ों को काटना पड़ेगा। ठीक है, उसके साथ साथ जैसे जैसे हमारी पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी, खाली रहने रहने के लिए नहीं, और भी बहुत सारी जो चीजें हैं उनकी जरूरत होती चली जाएंगी। अब आपको घर में यूज होने वाली जो चीजें हैं उनको वो भी चाहिएंगी, उसके लिए हमारे को फैक्ट्री लगानी पड़ेंगी। ठीक है, तो इस तरह जैसे जैसे हमारी जनसंख्या बढ़ती चली गई उसके कारण से हमारी जो एयर है वो पोल्यूटेड होती चली गई। ठीक है,
वाटर है वो भी पोल्यूटेड होता चला गया। इस तरह से अगर आपसे ये पूछा जाए कि हमारे जो इन्वायरमेंट है ना उसमें चेंज लाने वाला सबसे बड़ा जो फैक्टर है वो कौन सा काम करेगा, हमारी जो पॉपुलेशन है ना वो इंक्रीज करने लग रही है, तो वो फैक्टर सबसे बड़ा काम करता है। ये क्लियर आपको? उसके बाद आप ये बताइए, जैसे एक चार्ट देखिए आप यहाँ पे, मैं आपको एक चार्ट दिखाता हूं। पर्यावरण के घटक यानी कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट, यानी मैंने आपको बताया था पर्यावरण दो तरह की चीजों से, दो चीजों से बना होता है। एक तो किसमें, मैन मेड। अब यहाँ पे कुछ चीजें होंगी आपको मानव निर्मित, मैन मेड होंगी, और कुछ चीजें होंगी यहाँ पर जो प्राकृतिक तौर पर नेचर्स के द्वारा हमारे को दी गई है। ठीक है, नेचुरल जो चीजें हैं, अब यहाँ पे जैसे पिक्चर दिखाई गई है, अब जो पानी है वो नेचर ने हमारे को दिया है। ठीक है, एयर है ये हमारे को नेचर ने दी है। उसके बाद जो लैंड है वो नेचर ने दी है। ये समझ में आया? अब इन चीजों का यूज करके हम क्या करते हैं, दूसरी चीजों का निर्माण करते हैं, उसको कहते हैं ह्यूमन मेड यानी मानव निर्मित। आपने यहाँ पर जो बड़ी बड़ी इमारतें बिल्डिंग्स दिखाई दे रही हैं ये आदमी के द्वारा निर्मित हैं। उसके बाद ये जैसे पुल आपको दिखाई दे रहा है, ये पार्क है ये दिखाई दे रहा है, ये रोड है, ये सारे आपको दिखाई, इंडस्ट्रीज है। ठीक है, तो ये चीजें सारी क्या है, आपसे यदि पूछा जाए कंपोनेंट्स कौन कौन से होंगे आपके, एक तो आदमी के द्वारा बनाए गए हैं और दूसरा क्या है, नेचर के द्वारा बनाए गए हैं। ठीक है, अब इसमें भी आप ये देखना, जो नेचर ने हमारे को जो चीजें दी गई है ना, नेचर वाली जो चीजें हैं उनको भी हम दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड करेंगे। जैसे क्वेश्चन इसको थोड़ा सा समझ लेना, भाई नेचर के द्वारा जो चीजें दी गई है ना उसको भी हम दो हिस्सों के अंदर डिवाइड करेंगे। बताइए कौन कौन से? मेरा क्वेश्चन आपसे है कि भाई नेचर ने हमारे को दो चीजें दी गई है, नेचर ने जो चीजें दी है उसको भी हम दो हिस्सों के अंदर, टू पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। बताइए, जैविक और अजैविक, लिविंग और नॉन लिविंग। अब आप ये देखिए, जैसे नेचर ने हमारे को जो चीजें दी थी उसमें जो पेड़ पौधे हैं, पेड़ पौधे भी किसके द्वारा बनाए गए हैं, ये नेचर के द्वारा बनाए गए हैं। दूसरी तरफ आप देखिए जो पहाड़ है, ठीक है, वो किसके द्वारा बनाए गए हैं, नेचर के द्वारा। लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है, एक तो लिविंग है और दूसरी नॉन लिविंग है। आदमी के द्वारा बनाई गई सारी चीजें वो नॉन लिविंग में होंगी। आदमी किसी भी चीज को जिंदा नहीं कर सकता, यानी किसी भी चीज में जान नहीं डाल सकता। हाँ, नेचर के द्वारा जो चीजें बनाई जाएंगी वो दोनों में उसमें काउंट होंगी, लिविंग और नॉन लिविंग के अंदर। लेकिन आदमी की जो होंगी सारी वो किस में काउंट होंगी, वो नॉन लिविंग। ठीक है, उसके बाद आप ये देखना, जैसे हमें कम्युनिटी कहते हैं, समुदाय। समुदाय क्या होता है पहले तो ये बताइए, कम्युनिटी क्या होती है, समुदाय क्या होता है? अगर मैं आपसे ये कहूं, क्या हमारी कम्युनिटी है, क्या हमारे इन्वायरमेंट का पार्ट है ये? मैंने इन्वायरमेंट के क्या बताया है कि हमारे चारों तरफ जो चीजें फैली हुई है ना उसको हम इन्वायरमेंट कहेंगे। क्या हमारे आसपास जो भी लोग रहते हैं वो हमारे इन्वायरमेंट का पार्ट नहीं है ना? अब वो चीजें, अब आप ये देख लेना, हम अपने आसपास परिवारों को देखते हैं, बहुत सारे फैमिलीज होती हैं हमारे आसपास। ठीक है, इन परिवारों के अंदर क्या होते हैं, व्यक्ति होते हैं, इंडिविजुअल व्यक्ति होते हैं। तो व्यक्तियों से क्या बनते हैं, परिवार, और परिवारों से क्या बनती है, हमारी सोसाइटी बनती है, हमारे समुदाय बनते हैं। अब यहां पर भी आप ये देख लेना, जैसे हमारे देश के अंदर उस दिन मैंने बताया था कि विश्व के अंदर 8 बड़े धर्म है ना। विश्व के अंदर, जैसे एक चैप्टर पढ़ाया था मैंने आपको, विश्व के अंदर 8 बड़े धर्म हैं। उन 8 धर्मों के लोग भारत के अंदर रहते हैं। आप अपनी सोसाइटी के अंदर भी जाके देखोगे ना, कोई आपको हिंदू फैमिली मिलेगी, कोई सिख फैमिली मिलेगी, कोई क्रिश्चियन मिलेगा, इस तरह से। तो वो हमारी सोसाइटी का पार्ट है और वो भी हमारे इन्वायरमेंट में उसको हम काउंट करेंगे। ये चीज क्लियर आपको? यहां तक कोई आपके मन में डाउट हो तो बताइए। अब दूसरी जो टेबल समझने की है आपकी यहाँ पे,
अब ये चीजें तो कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, लिविंग और नॉन लिविंग वाला ये सारा। देखो अब ये चीज मैंने आपको यही चीजें बताई थी कि वह दो चीजों से मिलकर बनेगा। प्राकृतिक पर्यावरण के अंदर हमारे भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे ये सब मिलकर होंगे, इसको हम प्राकृतिक पर्यावरण कहेंगे। नेचुरल इन्वायरमेंट में आपको दे दिया जाएगा कि नेचुरल इन्वायरमेंट में आप किन किन चीजों को काउंट करोगे, ये क्वेश्चन आता है कई बार। जैसे चार, अब आपको जैसे लैंड है, लैंड किसमें काउंट होगी, ये नेचर के द्वारा दी गई है। वाटर है, इसमें एयर है, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, ये सारे किसमें काउंट होंगे, ये नेचुरल के अंदर काउंट होंगे। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, प्राकृतिक पर्यावरण बोलेंगे, इसको नेचुरल इन्वायरमेंट है। आपको ये बता दिया जाए, पूछ लिया जाए नेचुरल इन्वायरमेंट है, उसके कंपोनेंट्स बताइए, तो आप क्या क्या बताओगे, तो इन चीजों को आप पे काउंट करोगे। कई बार ऐसा भी क्वेश्चन आता है कि आपको तीन या ये चार पॉइंट दे दिए और इसमें से बता दिए कौन सा इसका पार्ट है या कौन सा इसका पार्ट नहीं है। तो इस तरह से इस चैप्टर से एक क्वेश्चन आपकी बार जो सीटेट आप देके आए होगे ना लास्ट वाला, वो आगे जो एक्सरसाइज करेंगे तो यहाँ पे क्वेश्चन आया हुआ था, वो आगे हम सोल्व करेंगे इस चैप्टर कंप्लीट होने के बाद। अब यहाँ पे देखना अब जैसे हम ये कहते हैं, एक तो सथल मंडल होता है, सथल मंडल, जलमंडल, वायुमंडल और एक जैव मंडल। लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, ये आप नोट कर लेना, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर और उसके बाद बायोस्फीयर। लिथोस्फीयर क्या होगा, लिथोस्फीयर आपने हमारी पृथ्वी पर देखा होगा, कहीं पर जल है और कहीं पर जो ठोस भाग, आप जिस पृथ्वी के जिस भाग पर बैठे हो ना, वो क्या है, लिथोस्फीयर है। यानी जो हार्ड एरिया है ना पृथ्वी का, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलेंगे हम लिथोस्फीयर, हिंदी में बोलेंगे इसको सथल मंडल। ठीक है, अब इसके अंदर आप ये देखना, इसके अंदर आप क्या क्या चीजें आपको देखने को मिलेंगी, बहुत सारी चट्टाने, पहाड़, मैदान, घाटी। इसके अंदर आपको ये काउंट करना पड़ेगा। इसके अंदर देखो जो सॉलिड पार्ट है ना हमारी उसका पृथ्वी का, वो इसमें काउंट होगा। ठीक है, इसमें आपको रॉक्स मिल जाएंगी, ठीक है, यानी चट्टाने, पहाड़ियां, घाटी, ये सारी, इनको इनके बारे में तो शायद आपको पता होगा, ये तो अंडरस्टैंडिंग है कि ये सारी चीजें किस में काउंट होगी आपकी, ये काउंट होगी लिथोस्फीयर में। अब जैसे क्वेश्चन आ जाता है पेपर में, वो आपको चीजें दे देंगे और ये बताएंगे कि ये बताइए कि ये जो आप इसको किस में काउंट करोगे, आप इसको लिथोस्फीयर में काउंट करोगे, इसको एटमॉस्फेयर में काउंट करोगे या इसको हाइड्रोस्फीयर में काउंट करोगे। तो इस तरह के जो क्वेश्चन है ना वो आपसे पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, अब जैसे आप ये मत सोचना कि अब ये चीजें खाली प्लेन एरिया पर ही मिलेंगी। आपने कई बार टापू का नाम सुना होगा ना, टापू क्या होता है, जमीन के अंदर जैसे पानी के अंदर कोई उभरी हुई आकृति होती है, उसको हम क्या कह देते हैं, टापू कह देते हैं। आप समुद्र के अंदर चले जाइए, महासागरों में, आप जमीन का कुछ भाग वहां पर आपको उभरा हुआ दिखाई देता है। तो ऐसा नहीं है कि महासागरों के अंदर भी आपको लिथोस्फीयर मिल जाएगा, जमीन से, जमीन का जो उभरा हुआ भाग होगा वो। ये क्लियर, हाँ जी। अब आदमी जो सबसे, आदमी के रहने का जो स्थान है ना, आदमी, हाँ जी, आदमी को जो रहने का स्थान जो प्रोवाइड कराता है, तो वो कौन कराता है, भाई आपके, आपने मकान बनाए हैं, वो एटमॉस्फेयर में बना दिए या हाइड्रोस्फीयर में बनाए, कहाँ पे बनाए हैं, वो लिथोस्फीयर में बनाए हैं। यानी आदमी को जो रहने के लिए जो फेवरेबल जो कंडीशन है ना सारी, वो कहाँ पे है, वो लिथोस्फीयर पे है। ठीक है, लिथोस्फीयर पे आप यहाँ पे देखना, यहाँ पर हमारे को फॉरेस्ट भी मिल जाएंगे, यहाँ पर हमारे को हमारे रहने के लिए आदमियों की बस्ती भी मिल जाएंगी, और पशुओं के चरने के लिए जो घास के मैदान है ना बड़े बड़े,
वो भी आपको यहाँ पर, वो सारे ग्रासलैंड, ये सारी चीजें आपको किस पे मिलेगी, एग्रीकल्चर लैंड, ठीक है। ये सारी चीजें कहां पर मिलेंगी आपको, ये लिथोस्फीयर पर मिलेगी, ठीक है। उसके बाद दूसरा, अब यहाँ पे देखो ये आपको एक बड़ा अच्छा सा चित्र दिखाया गया है, इस चित्र के माध्यम से भी आप देखना। अब जहां पर ये एक हवाई जहाज उड़ता है, हवाई जहाज जिसको मैं जहां पर उड़ेगा इसको हम क्या बोलेंगे, एटमॉस्फेयर। अब ये नीला पार्ट जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना, ये सारा पानी से भरा हुआ भाग है, इसमें नदियां भी आ जाएंगी, इसमें आपके समुद्र भी आ जाएंगे, तो इसको हम बोलेंगे हाइड्रोस्फीयर, ठीक है। उसके बाद बाकी मैंने अभी बताया था, एक जो ठोस पार्ट है इसको बोलेंगे हम लिथोस्फीयर। अब इन तीनों चीजों के कॉम्बिनेशन से जीवन उत्पन्न होता है। आप अकेले देखो, अकेली वायु वायु होती है यहाँ पर, ठीक है, वायुमंडल होता तो तब भी जीवन नहीं हो सकता था, अकेले पानी पानी होता तो तब भी जीवन नहीं हो सकता था, ठीक है। तो अगर आपसे पूछे जो बायोस्फीयर है ना, तो उसका कॉम्बिनेशन किसके कारण बना है, तीनों के कारण। तो ये पॉइंट आपने ध्यान रखना है कि जो तीनों चीजें जब इकट्ठी होंगी ना, वायु जल और पृथ्वी, वायु जल और पृथ्वी, तभी क्या होगी, जीवन की उत्पत्ति होगी, तभी यहां पर जीव पैदा होगा, नहीं तो जीवन नहीं होगा। ये चीजें क्लियर है आपको? यही बताया गया, डोमेन ऑफ द वाटर हाइड्रोस्फीयर, यानी जो जल से बनेगा उसको हाइड्रोस्फीयर कहेंगे। इसके अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाटर बॉडीज होंगी, कौन कौन सी, आपको नदियां भी शामिल करोगे इसमें, आप इसमें झील भी शामिल करोगे, इसमें समुद्र को भी शामिल करोगे, इसमें महासागरों को भी आप शामिल करोगे। तीसरा पार्ट आ जाता है हमारा, अब ये देखना जैसे हमारी पृथ्वी पर है ना, हमारी पृथ्वी का सबसे ज्यादा पार्ट आप ये देखोगे हमारी पृथ्वी पर है 71%, 71% जो पार्ट है ना, ये क्या है, ये हमारी पृथ्वी पर 71% है ना, ये पानी है। अब ये पानी है, आपको कहां कहां पर मिलेगा, नदियों में भी, नदी को मिला ले, समुद्र को मिले, अंडरग्राउंड वाटर को मिला दे, मॉइस्चर को मिला दे, इन सब को जब हम काउंट करते हैं ना, टोटल वाटर की परसेंटेज कितनी है हमारी पृथ्वी पर, 71%। उसके बाद देखना ये एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर क्या भाई, थिन लेयर है इसकी, एयर की, जो हमारी पृथ्वी के सराउंड चारों तरफ है, ठीक है। और एक चीज बताइए आप, जैसे आपने अभी थोड़े दिन पहले अगर ये देखा हो, सुनीता विलियम्स के बारे में पढ़ा होगा आपने, स्पेस में जाने वाली वो सेकंड भारतीय मूल की महिला है, इससे पहले कल्पना चावला गई थी, ठीक है। तो भारतीय मूल की महिला है, अमेरिका की है अब तो, क्योंकि उसने जो सिटीजन है उसके पास अमेरिका की है, उन्होंने, आपने उसकी वीडियो देखी होंगी। तो स्पेस में आदमी आपने देखा होगा उड़ते हुए दिखाई देते हैं, ऐसे तैरते हुए दिखाई देंगे उसमें, और आप पृथ्वी पर खड़े हो, इसके पीछे रीजन क्या है बताइए, हल्के हो जाते हैं हवा में जाके, ये सारा ग्रेविटी के कारण होता है, ठीक है। जैसे जैसे वहां पर क्या है, ग्रेविटी नहीं है, जिसके कारण क्या है, चीजें आपको वहां पर उड़ती हुई दिखाई देती हैं, ठीक है। समझ में आया, जहां पे ग्रेविटी फोर्स जितना ज्यादा होगा वहां पर आप पृथ्वी के उस पे नजदीक आते चले जाओगे, ठीक है। अब आप जमीन पर जो चलते हैं वो किसके कारण से चलते हैं, हम ग्रेविटी के कारण चलते हैं। अब जैसे एक क्वेश्चन ये है कि हमारे वायुमंडल को, एटमॉस्फेयर को भी जो बांधने का काम करता है ना, वो ग्रेविटी करता है, गुरुत्वाकर्षण बल,
ये आपने ध्यान रख लेना, ये क्वेश्चन आता है कई बार। ठीक है, हाँ जी, समझ में आया। अब आप एक चीज बताइए, जैसे सूर्य से, ये आप नोट कर लेना, जो ग्रेविटी है ना, जो वो हमारी पृथ्वी पर जो जितनी भी चीजें हैं या एटमॉस्फेयर है उनको बांधे रखने का काम ग्रेविटी करती है। ठीक है, अब आप ये देखते हैं, जैसे एक बार आपने कभी साइंस की क्लास पढ़ी हो तो उसमें ये कहते हैं कि पृथ्वी पर किसी व्यक्ति का भार 60 केजी है, 60 केजी है, और चांद पर उसका भार कितना हो जाएगा, 110 रह जाएगा, 6 किलो। यानी ये सारा क्या है, वहां पे ग्रेविटी फोर्स कम है, इस कारण से वहां पे भार कम हो जाएगा। अब जैसे गर्मियों के अंदर हम कई बार आधी बाजू की या इस तरह की कमीज पहन के चले जाते हैं, तो आप ये कहते हो कि सनबर्न हो गया, हाथ जल गए मेरे, तो ऐसा क्या होता है? हाँ जी बताइए, किस कारण से होता है ये? जो सूर्य की किरणें होती है ना, वो हमारे हाथों को जला देती है। ठीक, हाँ, तो वो हमारी जो सूर्य की गर्म किरणें हैं या जो हीट निकलती है, वो हमारे हाथों को इस तरह से जला देती है। अब आप ये देखना कि हमारे वायुमंडल के अंदर भी लेयर है। वायुमंडल के अंदर क्या है, लेयर है। जैसे ओजोन लेयर का नाम पढ़ा होगा आपने। जो ओजोन लेयर है ना, ओजोन लेयर हमारे को किससे बचाती है? जो हानिकारक किरणें है ना, उनसे बचाती है। और ओजोन लेयर किसका पार्ट है? वायुमंडल का। आगे जब हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे ना, तो एक दो आगे एक चैप्टर पढ़ेंगे, उसमें आपको एटमॉस्फेयर का पूरा बताया जाएगा कि भाई इसमें कितनी लेयर है और कौन सी लेयर किस तरह का काम है करती है। ठीक है, तो जो सूर्य की हानिकारक जो किरणें आएंगी उनसे बचाने का जो काम करता है, तो वो कौन करता है? हमारा एटमॉस्फेयर करता है। पारितंत्र, इकोसिस्टम। क्या होता है इकोसिस्टम? बताइए। देखो, हमारी पृथ्वी पर ऐसा नहीं है कि अकेले हम ही जीव हैं। हमारी पृथ्वी पर बहुत सारे जीव हैं। ठीक है, छोटे बड़े। और ये डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, हाँ जी, ये ध्यान रख लेना कि हमारी पृथ्वी पर बहुत सारे जो जीव हैं, और वो क्या है, वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ठीक है, और ये जिस तरह से एक दूसरे की फिर जरूरतों को पूरा करते हैं, और इसको हम क्या कहते हैं? इकोसिस्टम कहते हैं। ठीक है, पारितंत्र कहते हैं। क्लियर किए? अब इसका मैं एग्जांपल देता हूं। और हम जो एनर्जी होती है ना जी, और ऊर्जा, उसका स्थानांतरण होता है ना, उसका ट्रांसफर होता है। वो कैसे होता है? आपने फूड चेन पढ़ी होगी। हाँ जी, फूड चेन। फूड चेन में क्या होता है? बिल्कुल ठीक बताया। जैसे हम ये कहते हैं, अलग अलग तरह की फूड चेन अलग अलग जगह पर आपको फूड चेन अलग अलग मिल जाएंगी। जैसे इसका एक एग्जांपल हम ये ले लेते हैं। जैसे हिरण घास को खाता है, फिर हिरण को दूसरा जानवर खा लेगा, उसको फिर शेर खाता है। तो इस तरह चलता है। घास के मैदानों में आप मेंढक छोटे कीटों को खाएगा। मेंढक किसको खाएगा? छोटे कीट को। उसके बाद उसको मेंढक को कौन खाएगा? स्नेक सांप खा लेता है, सांप को बाज खा लेता है, या दूसरा जीव खा लेता है। इस तरह से ट्रांसफर होता है। जो एनर्जी है ना, वो 10% ट्रांसफर होती है। अगर पहली चीज में एनर्जी 100 कैलोरी है ना, तो उसके बाद जो दूसरी उसने उसको खाया, तो वो 10% जाएगी। ये फूड चेन का नियम होता है कि 10% जो है ना, वो दूसरे लेवल पर जाएगी। 10%, यदि पहले में 100 थी तो इसका 10% 10 सेकंड में जाएगी।
ये होता है फूड चेन में चलता है, ठीक है। देखो ये जो पिक्चर दिखाई दी है ना आपने, ये किसकी दिखाई गई है? इकोसिस्टम की है। यहाँ पर देखो, ये घास को खाने लग रहे हैं, ये घास को खाने लग रहे हैं, ये फिर इनका शिकार और कोई करेगा, ये इस तरह से ये चीजें सारा क्या चलता है, ये एक इकोसिस्टम है ये। और इसमें ही बहुत सारी क्या होंगी, फूड चेन होंगी, खाद्य श्रृंखलाएं होंगी, ठीक है। बिल्कुल। आप से जैसे क्वेश्चन आता है, यदि फूड चेन में से एक किसी को भी हम निकाल दें ना, मैं आपसे यदि कहूं जैसे सांप खत्म हो जाए, अनाज को कौन खाएगा? चूहे खाएंगे। चूहों को कौन खाता है? सांप खाता है। सांप को कौन खाएगा? बाज खाएगा। यदि आप फूड चेन में से ना एक चीज को निकाल दिए, आप हम ये कर दें कि मैं हम इसको मार दें, चूहों को मार दें, चूहों को, सारे चूहों को मार दें, या सांपों को मार दें, अब मान लीजिए सांप को मार दें हम, तो चूहों की संख्या इतनी बढ़ जाएगी, और चूहों की संख्या बढ़ जाएगी तो वो सारी चीजों को खा जाएंगे, फसल को नष्ट कर देंगे। इसी तरह से यानी फूड चेन में से अब जो मांसाहारी, जैसे हम ये कहते हैं कि शेर है या दूसरे जो जानवर है वो हिरण का शिकार करते हैं, यदि जो शिकार करने वाले शेर है, चीता है, बाघ है, इनको हम खत्म कर दें तो धीरे धीरे क्या है, जो दूसरे घास चरने वाले जानवर है ना, उनकी संख्या बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, और उसके कारण जो घास के मैदान है वो धीरे धीरे वो खत्म होते चले जाएंगे। तो इसलिए खाद्य श्रृंखला से हम किसी भी एक को निकाल देंगे फूड चेन से, तो हम ये कहते हैं इम्बेलेंस हो जाएंगी चीजें, ठीक है। हमारा जो इकोसिस्टम है वो क्या हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा। आपको ये हर जगह पर इकोसिस्टम देखने को मिलेगा, समुद्र में भी, जल में भी मिलेगा, घास के मैदानों में भी मिलेगा, सतल में उस पर भी मिलेगा, हर जगह मिलेगा। आप ये कहते हैं ना, तालाब के अंदर बड़ी मछली किसको खाती है? छोटी मछली को खाती है, छोटी मछली कुछ और छोटे कीट को खाती है, इस तरह से ये चलता है। 5 जून है भाई, जैसे अब जैसे ये बताया है यहाँ पे, जो इकोसिस्टम है ना आपको वो सब जगह पर देखने को मिलेगा। महासागरों के अंदर छोटे से छोटे ताल में, रेगिस्तान में, पर्वत, झील, नदी, अधिक वर्षा वाले वन, मरुस्थल, यानी सब जगह पर आपको क्या मिलेगा? पारितंत्र, इकोसिस्टम देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं है, क्योंकि नेचर ने हर एक चीज को बैलेंस किया है, हर एक चीज बैलेंस है। अब देखो, नेचर से बढ़कर कोई चीज नहीं है। आप ये देखो, जो रेगिस्तानी इलाके होते हैं ना, जैसे वहां पर नेचर ने इस तरह के पेड़ बना दिए कि उनको पानी की बहुत कम जरूरत होती है, उनकी जड़ें बहुत गहरी होती चली जाती हैं, ठीक है। और उनकी पत्तियां भी उन पर जैसे इसकी लेयर हो जाती है, मोम जैसी लेयर हो जाएगी, जिसके कारण पानी कम उनसे निकलता है। तो इस तरह से, और उनकी जो हाइट होगी ना, वहां पर जो पेड़ मिलेंगे वो छोटे मिलेंगे आपको, जड़ें उनकी गहरी मिलेंगी। तो इस तरह से नेचर ने बैलेंस किया है। भाई ये चीजें आपको क्लियर, जो चीजें अब तक बताई है मैंने। अब यहाँ पे एक चीज, जैसे उस दिन मैंने आपको बताया था, पहले करेंसी का यूज नहीं होता था। करेंसी मतलब, हमारी करेंसी कौन सी है बताइए? रुपया है ना हमारी करेंसी। आप क्या करते हो, मार्केट जाओगे तो क्या करोगे? पैसे लेके जाएंगे। आपने बाकायदा, आप कहीं पे जाओगे, उसका रेट पहले ही वहां पे लिखा होता है, आप उतने ही पैसे निकाल के उसको दे देते हो। उसके बाद
आपने दूसरी जगह पर गए कोई और चीज खरीदी तो वहां पर इस तरह से आपने पैसे निकाल कर वो दे दिए। तो इस तरह से ये चीजें चलती रहती हैं। आप कल्पना कीजिए आज से गांव की, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था, गांव के अंदर क्या चलता था, उससे और बहुत पहले चले जाएं तो और शहरों के अंदर भी कुछ जगह पर ऐसा ही चलता था। गांव के अंदर आप किसान हो, आपने अनाज उगाया, आपके पास चीज खरीदने के लिए आप क्या करोगे, आपके पास क्या दोगे, आपके पास पैसा नहीं है तो आप क्या करोगे, अनाज दोगे। ठीक है, आप पे लकड़ी का काम करते हो, लकड़ी का काम करते हो, आपके पास तो करेंसी है नहीं कोई भी इस तरह से, तो आप क्या करोगे, आप अपनी सर्विस उसको दोगे और उसके बदले वो आपको अनाज दे देगा। गांव के अंदर कोई व्यक्ति सब्जी उगाता है, ठीक है, उसको कोई भी काम करवाना है, जैसे लकड़ी का उसको काम करवाना है, तो वो किसके पास जाएगा, उसके पास जाएगा, तो वो या तो सब्जी दे देगा उसको कुछ, या फिर वो उसके पास अनाज होगा ना, वो उसको दे देगा। इस तरह से पहले क्या होता था, करेंसी नहीं होती थी, यानी जब आदमी इतना डेवलप नहीं था तो आदमी क्या करता था, चीजों के द्वारा एक्सचेंज करता था विदाउट यूजिंग मनी। इसको बार्टर सिस्टम कहते हैं, जिसके अंदर हम करेंसी का यूज न करके हम क्या करेंगे, जो गुड्स है ना उसका एक्सचेंज कर लेंगे। आपने जो चीजें पैदा की मैंने आपको दे दी, आपने मेरे को दे दी, इस तरह से हमने क्या कर लिया, उनका एक्सचेंज कर लिया। क्या आपने कभी किया ऐसा, बताइए, कभी इसका हिस्सा रहे हो, कैसे बताइए। बिल्कुल ठीक बताया। शहरों के अंदर क्या होता था, पहले बर्तन बेचने वाले आते थे, भाई आपके पास फटा पुराना या कोई भी इस तरह से कपड़े होते थे ना, तो वो आप दे दीजिए, 10-12 कपड़े देकर आपको एक छोटा सा बर्तन दे जाते थे और आप उसमें खुश हो जाते थे। आपने आइसक्रीम खाई होगी ना, पहले आइसक्रीम कैसे आती थी, वो डंडे वाली आती थी ना, उसमें हम क्या करते थे, किताब लेके गए, हमारे पास जैसे किताब है उसको हमने दे दिया, वो एक आइसक्रीम दे दिया पुरानी। आपने तो नहीं किया होगा ऐसे। अब वहां पर क्या होता था, ऐसे होता था कि एक किताब लेके जाएंगे ना, वो एक ही आइसक्रीम देगा। फिर हम क्या करते थे, एक किताब के 2-3 हिस्से कर लेते थे, ठीक है, जैसे एक किताब उसके 2 हिस्से कर लिए और फिर उसको इस तरह से फोल्ड कर लेते थे ताकि मोटी दिखे, और उसको दे देते थे। वो क्या करता था, देखो वो कैसे करता था, उसको आइडिया होता था, हाथ में लेके उसको आइडिया हो जाता था कि इसका वजन इतना होगा, फिर उसके बाद वो आइसक्रीम दे देता था। लोया होता था घर में कोई, वो लेके चले गए, उसकी आइसक्रीम ले आए, ठीक है, या फिर कई बार जैसे अनाज होता था उससे ले लेते थे। इस तरह से चलता था। आदमी जैसे जैसे विकसित होता चला गया, डेवलप होता चला गया, करेंसी आई और उसके बाद ये बार्टर सिस्टम है ये आउट होता चला गया। आज भी आप जो पिछड़े इलाके हैं, ठीक है, वहां पर ये चीजें आपको देखने को मिल जाएंगी। अब आप एक चीज बताइए, इस सिस्टम को आप अच्छा मानते हो या नहीं मानते, रीजन। देखो कोई भी चीज है ना, उसकी मेरिट और डिमेरिट्स दोनों होंगे। यहाँ पर ये जो सिस्टम था ना, इससे लोगों के बीच में तालमेल था, लोगों का एक दूसरे के साथ लगाव था, यानी उनको ये पता था कि मैं इसकी जरूरत पूरी करूंगा और ये मेरी। तो गांव के अंदर भाईचारा या इस तरह से जो चीजें थी ना, वो बनी रहती थी। लेकिन जैसे जैसे करेंसी आई कि कोई कहीं से भी चीजें खरीदे, आजकल तो ऐसा है, आप ऑनलाइन मंगाइए या कुछ भी कीजिए, आपको दुकान पे जाने की जरूरत ही नहीं, रियल में आपको करेंसी दिखती ही नहीं, आपके खाली फिगर फिगर दिखते हैं, इतने फिगर मेरे कम हो गए, इतने फिगर मेरे अकाउंट में बढ़ गए, रियल में तो वो आती ही नहीं चीजें। ह्यूमन इन्वायरमेंट, ये अर्थ डे, अर्थ डे, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे कब सेलिब्रेट करते हैं हम इसको, 5 जून को, विश्व पर्यावरण दिवस। 21 मार्च को क्या मनाते हैं, पृथ्वी दिवस, और 22 अप्रैल को जल दिवस, ठीक है। ये में एक लिस्ट है जितने भी दिवस मनाए जाते हैं ना, नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊंगा।
इन्वायरमेंट से जुड़े हुए जितने भी जो दिवस हैं वो सारे डिस्कस कर दूंगा। अब इसी में हमने एक 22 मार्च जल दिवस और 21 अप्रैल अर्थ डे। 22 मार्च को मनाते हैं भाई, आप नोट कर लेना, 22 मार्च को मनाएंगे जल दिवस, वाटर डे। और 21 अप्रैल को अर्थ डे, पृथ्वी दिवस। एक यहीं से मेरे को ध्यान आएगा, एक बुक होती है रेड डाटा बुक। रेड डाटा बुक, रेड कलर किसका सिंबल होता है? खतरे का। एक पीटर स्कॉट नाम का व्यक्ति था, पीटर स्कॉट, उसने एक बुक तैयार की। वो तैयार की उसने किसको लेकर कि आने वाले समय में जो भी पेड़ पौधे या जानवर हैं उनकी जो जातियां जो लुप्त हो जाएंगी ना, प्रजातियां, उनको लेकर उन्होंने एक बुक तैयार की है, रेड डाटा बुक। उसके अंदर उन्हीं के नाम मेंशन होते हैं जो आने वाले समय के अंदर या तो लुप्त हो चुके हैं, जो अब खत्म हो चुके हैं, या आगे चलकर खत्म हो जाएंगे। ये होती है रेड डाटा बुक। ये पीटर स्कॉट ने इसको तैयार किया था। ये आगे एक चैप्टर के अंदर इसका जिक्र आएगा। देखो जो आदमी है ना, हाँ जी, अगर ये ध्यान रखना आप, जो आदमी है ना, अपनी जितनी उसकी नीड्स होंगी ना, उसी के अकॉर्डिंग अपने इन्वायरमेंट को वो मॉडिफाई कर लेगा। ठीक है, जैसे स्टार्टिंग के अंदर आदि मानव था। आदि मानव कहाँ पे रहता था? स्टार्टिंग के अंदर जंगलों के अंदर रहता था। ठीक है, ज्यादातर कोई चीजें नहीं होती थी इस तरह से, यानी प्रकृति ने जो चीजें उसको नेचर ने दी थी ना, खाली वो क्या करता था? उसी का यूज करता था। जो सराउंडिंग में नेचुरल जो चीजें थी जो उसके सराउंडिंग में, उन्हीं का वो यूज करता था। ठीक है, सिंपल लाइफ जीता था। लेकिन जैसे जैसे मनुष्य की आवश्यकताएं, नीड्स बढ़ती चली गई ना, उसके अकॉर्डिंग ही हमने उसी तरह की इन्वेंशन करना शुरू कर दिया। अब जैसे पहले देखो हमने क्या कर दिया, पहले हम एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहते थे भोजन की तलाश के अंदर। आदमी शिकार करता रहता था। अब शिकार करने के लिए उसको घूमना पड़ता था। फिर आदमी धीरे धीरे उसने सोचना शुरू किया कि इस तरह से नहीं चलेगा काम। उसने एक जगह पर रहना शुरू कर दिया। अब एक जगह पर रहेगा तो रोज शिकार तो कर नहीं सकता। उसने आसपास जो चीजें थी ना, उसने देखा जो पेड़ पौधे हैं, किनको मैं खा सकता हूँ, किनको नहीं, और किनका मैं लार्ज स्केल पर जिसको मैं उत्पादन कर सकता हूँ। तो इस तरह से उसने उगाना शुरू कर दिया, जिसको हम एग्रीकल्चर कहते हैं, यानी खेती करना उसको शुरू कर दिया। उसके बाद भाई उसने ये देखा कि भाई चीजों का मेरे को एक्सचेंज भी करना पड़ेगा। भाई चीजें, सारी चीजों में तो एक अकेला आदमी तो कर नहीं सकता, उसको घर की भी जरूरत होगी, दूसरी चीजों की भी। इनमें क्या करना पड़ेगा? उसको दूसरों की सहायता लेनी पड़ेगी। इस तरह से फिर उसने क्या शुरू कर दिया था? बार्टर सिस्टम शुरू कर दिया था। और आज आप ये देखो, आज के जो समय के अनुसार जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती चली गई, भाई पॉपुलेशन बढ़ने के साथ साथ जैसे ज्यादा घरों की आवश्यकता होने लगी। तो आदमी ने पहले कभी नहीं सोचा था कि इतने 20-20, 25-25 मंजिला मकान होंगे और जिसमें हम लिफ्ट से वहां पर जाएंगे, इस तरह से कभी नहीं सोचा होगा। लेकिन जैसे जैसे आदमी की जरूरतें बढ़ती चलेगी ना, उसी के अकॉर्डिंग आदमी का दिमाग चलता रहा और चीजों को पूरा करता चला गया। हाँ, एक चीज और देख लेना आप, ये चीज जो आदमी के दिमाग में आ गया ना, जो विचार कर लिया, वो चाहे हो 100 साल बाद, 200 साल बाद, 400 साल बाद, लेकिन वो चीजें होंगी। क्या आपने कभी ऐसा सोचा था? अब जो ऑनलाइन स्टूडेंट है, क्या इन्होंने कभी ऐसा, कभी आपने अपनी लाइफ में कभी सोचा होगा कि एक आदमी वहां से पढ़ाने लग रहा होगा, वो आपको सामने दिखाई देगा और आपको सारी चीजें ऐसी लगेंगी जैसे हमारे सामने ही चल रही हो? कभी सोचा था? बिल्कुल भी नहीं। यानी आदमी ने जो सोच लिया ना,
वो जरूर होगा। ये आदमी के दिमाग में जो आएगा वो भविष्य में कभी कभी होगा। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है, हम वो डिस्कस करेंगे भाई। ये छोटा सा चैप्टर था, कोई ज्यादा बड़ा नहीं था। नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं 2 चैप्टर कराऊंगा इकट्ठे, जल्दी ही खत्म करेंगे भाई इसको। नेक्स्ट क्लास में जब भी होंगे 2-2, 3-3 चैप्टर हम इकट्ठा ही करेंगे। अब यहाँ पे इसको पढ़िए आप, जो मैंने चीजें आपको बताई हैं इनको पढ़कर जवाब दीजिए आप। ट्रू और फॉल्स बताने हैं, पहले का बताइए भाई। देखो पहला क्या है, डेजर्ट यानी जो मरुस्थल है वो आदमी के द्वारा नहीं बनाए गए। जो ताल, हाँ जी। दूसरा क्या है, एक्वेरियम, ये मनुष्य के द्वारा मैन मेड है। और फॉरेस्ट ये नेचर के द्वारा है। तो इसमें आपका कौन सा होगा? हाँ जी, जो अलग है ना, इसमें से इनसे अलग है, क्योंकि इसमें कौन सा है, इसमें से कौन सा नेचर में नहीं काउंट होता। नेचर में काउंट कौन सा नहीं होता, इकोसिस्टम में कौन सा काउंट नहीं होगा, ये नहीं होगा। ये बाकी तो क्या है, किसके पार्ट है, नेचुरल है। आपने तालाब बना दिया, एक्वेरियम बना दिया, तो वो किसके द्वारा बनाया गया है, आदमी के द्वारा। लेक होगी ना, जो झील होगी, वो किसके द्वारा बनाई गया, लेक। लेक होगी वो नेचुरल होती है, इस तरह से। अब अगला देखना, बताना। विच इज द नोट द कंपोनेंट ऑफ द ह्यूमन एनवायरमेंट। धर्म ये किसने बनाया है, ये आदमी ने बनाया है। हाँ जी, क्या है, सॉरी सॉरी, कम्युनिटी भी आदमी ने बनाई है, रिलीजन भी बनाया है। तो लैंड किसका है, ये नेचर का है, यही है ना। ये नहीं, इसमें से बताना था, इसमें से कौन सा मानवीय पर्यावरण का घटक नहीं है। लैंड आदमी ने नहीं बनाई है, ठीक है। ये तो दोनों, धर्म भी और समुदाय भी, ये आदमी के बनाए हुए हैं। तो राइट आंसर रहेगा ये। अगला देखना, बिल्कुल ठीक है। आदमी के द्वारा माउंटेन नहीं बनाई गई, सागर नहीं बनाए गए, कौन नहीं बनाया गया, ये बनाया गया है, रोड बनाया, रोड आदमी ने बनाया है, ठीक है। अगला देखना, हाँ जी, जो जनसंख्या बढ़ेगी ना, वो हमारे किसके लिए एक थ्रेट है, इन्वायरमेंट के लिए। जैसे स्टार्टिंग में पढ़ा था ना हमने, जितनी ज्यादा पॉपुलेशन होती चली जाएगी उतनी हमारी जरूरतें बढ़ती चली जाएंगी। अब ये क्वेश्चन है भाई, ये किस में आया हुआ था, सीटेट का आप एग्जाम दे के आए थे ना अपनी बार, ये क्वेश्चन आया हुआ था, मैच करना था ना, ये शायद पहला ही क्वेश्चन था। अब इसको आपने इनसे मैच करना है। बायोस्फीयर में हम कौन सा काउंट करेंगे, बायोस्फीयर मैंने आपको क्या बताया था कि जहां पर तीनों जहां पर मिल जाएंगे, तो कौन सा आएगा इसमें, लैंड वाटर। अभी बताया था ना, तीनों मिल जाएंगे जिसमें, फिर लैंड भी मिलकर, वाटर भी, एयर, ये तीनों मिलकर जिसका निर्माण करेंगे उसको बायोस्फीयर बोलेंगे। एटमॉस्फेयर क्या आएगा, हाँ जी, ब्लैंकेट ऑफ द एयर। वायुमंडल में हमारे चारों तरफ जो, हाइड्रो का मतलब होगा पानी से, डोमेन ऑफ वाटर ये आ जाएगा। इन्वायरमेंट अभी बता था, हमारे सराउंडिंग में जो चीजें हैं वो सारे किसका पार्ट है, वो इन्वायरमेंट का पार्ट है। क्लियर जी, है समझ में आया। तो आज के चैप्टर के अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ था सीटेट में अब की बार। तो आज की क्लास के अंदर इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम हमारी पृथ्वी के इन साइड में क्या क्या है ये चैप्टर हम पढ़ेंगे। ये बहुत छोटा सा चैप्टर है। नेक्स्ट क्लास में हम 2 चैप्टर इकट्ठा करेंगे। आप जो भी ऑनलाइन स्टूडेंट है, ये आप पढ़ के आइए, ज्योग्राफी की क्लास, इसका
एनसीईआरटी क्लास 7 का चैप्टर 2 और 3 इसको आप पढ़िए। और बीच में इससे पहले मैं आपकी एक पेडागोजी की क्लास दूंगा जिसमें पिछले पेपर के अंदर आए आपके पेडागोजी के 20 जो क्वेश्चन हैं उसको डिस्कस किया जाएगा। लास्ट पेपर में आए हुए पेडागोजी के जो क्वेश्चन हैं उसको डिस्कस करेंगे हम, ठीक है। तो अगर वो भी आपके पास एग्जाम के पेपर हैं